हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। एक छोटा सा टॉपिक है बट एग्ज़ाम में आ सकता है। बिल्कुल हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ये एक बॉडी है तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो करते हैं हमारा आज का टॉपिक शुरू। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है मेन तो किसके लिए है। ये जो स्पेशल ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर की जो पोस्ट है किसके लिए है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। बहुत तरह की माइनॉरिटीज़ होती हैं हमारे रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, है ना। माइनॉरिटीज़ होती हैं, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी। उसी प्रकार से लैंग्वेज के बेस पर भी माइनॉरिटीज़ होती हैं। वो भाषाएं, वो लैंग्वेजेस जो कि बहुत ही कम लोग बोलते हैं उनको बोला जाता है लिंग्विस्ट। उन जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको बोला जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यानी किसी भाषा को बोलने वाले जब लोग बहुत कम होते हैं तो उसको बोला जाता है कि ये एक माइनॉरिटी है जो कि किसके बेसिस पे है? लैंग्वेज के बेसिस पे है। तो मतलब ये एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो उसी के लिए ही एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जिसका जिक्र हमारे संविधान में भी आता है। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो बॉडी भी नहीं बोल सकते, एक ही कमिश्नर आता है मेन तो। सो उसको बोला जाता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब अगर आप लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट था ये कब आया था? जब हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमने लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में किया था कि किस प्रकार से जो हमारे पहले स्टेट्स होती थी वो कम होती थी या उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होती थी। देन उसके बाद हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जिसके लिए बहुत सारे कमीशन पहले बैठे। जेवीपी कमेटी बैठी, फजल अली कमीशन बैठा, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या हुआ? शाह कमीशन बैठा जिन्होंने पंजाब का किया था, वो सारा बाइफर्केशन किया था। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पे डिमांड थी लोगों की कि हमें कैसी स्टेट्स चाहिए, लैंग्वेज के आधार पर हमें अलग अलग स्टेट्स चाहिए, ठीक है। तो इसकी डिमांड जो थी सबसे पहले कहाँ से आई थी? साउथ वाले स्टेट से आई थी। क्योंकि साउथ वाले जो लोग थे वो बोल रहे थे कि जो हमारी स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के आधार पर आप बांट दो, लैंग्वेज के आधार पर उन स्टेट्स को अलग किया जाए। तो लैंग्वेज के आधार पर बढ़ने वाली जो सबसे पहली स्टेट थी वो कौन सी थी? आंध्र प्रदेश। 1953 में सबसे पहले तो बहुत सारी कमेटीज़ बैठी, जेवीपी कमेटी बैठी। तो इस तरह से जैसे ये कमेटीज़ बैठी तो इन कमेटीज़ ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हम लैंग्वेज के आधार पर भारत देश को नहीं स्टेट्स में बांटेंगे, ठीक है। बोला कि हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। बट फिर एक इंसान था आंध्र प्रदेश में जिसने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या हुआ था? उनकी डेथ हो गई थी 56 डे हंगर स्ट्राइक के बाद। तो फिर उनको मजबूरन क्या हुआ? आंध्र प्रदेश स्टेट लैंग्वेज के आधार पर बनाना पड़ा। मद्रास से जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे उनको अलग करके एक अलग स्टेट बना दी आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब उसके बाद ये जो डिमांड थी लैंग्वेज के बेस पर बंटने वाली, तो ये डिमांड अब कम होनी थी या और इंटेंसिफाई? ऑब्वियस ही बात है, आपने एक स्टेट की मान ली, एक स्टेट को आपने लैंग्वेज के आधार पर बांट दिया तो बाकी स्टेट्स तो बोलेंगी ना कि हमें भी हमारा अलग से स्टेट चाहिए भाषा के आधार पर ही। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। कौन सा संविधान में संशोधन था वो? 7वां, 7th। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बोलते हैं 1956 में आया, जब हमने भारत देश को 14 राज्यों में यानी 14 स्टेट्स में एंड 6 यूनियन टेरिटरी में हमने बांट दिया था। और ये फजल अली कमीशन ने ही कहने पर हुआ था। और फजल अली कमीशन ने बोला था कि हम भाषा के आधार पर स्टेट्स बना देंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, कि ऐसा नहीं होगा कि एक भाषा और एक स्टेट। यानी मान लो कि अगर आपने पंजाब बना दिया तो वहाँ पे सिर्फ पंजाबी बोलने वाले ही होंगे, अगर आपने हरियाणा बना दिया तो वहाँ पे हिंदी बोलने वाले ही होंगे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि भाषा के आधार पर कर दें, जैसे ज़्यादातर तेलुगु लोगों को आंध्रा में कर दिया,
है ना, मद्रासी लोगों को मद्रास में कर दिया, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपने अगर पूरी भाषा बोल दी कि एक भाषा एक स्टेट, इस प्रकार से भारत देश नहीं बटेगा, ठीक है। तो जब फिर उसके लिए ही जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो तभी उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें एक ऐसा ऑफिसर भी चाहिए जो कि भाषा के आधार पर लोगों का, माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के बारे में सोचे, ठीक है। कैसी माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचे? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ऐसी माइनॉरिटी जो भाषा के आधार पर बनी हुई हैं, ऐसी माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचे, उनके वेलफेयर, उनके प्रोटेक्शन के बारे में सोचे। तो ऐसा ऑफिसर एक होना चाहिए। तो वो कब सोचा गया? 1956 तभी सोचा गया जब स्टेट्स को बांटा गया था भाषा के आधार पर। तो इसका मतलब जब जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था, तो इन्होंने 1953 से लेकर 1955 तक काम किया था। तो इसी कमीशन ने बोला था कि एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए, जब हम स्टेट को भाषा के आधार पर बांट देंगे तो एक ऐसा कमिश्नर होना चाहिए, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि क्या करेगी, किसके बारे में सोचेगी? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचेगी। तो जो इसकी रिकमेंडेशन थी, ये किसने दी थी? इन्होंने दी थी, कौन से कमीशन ने दी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953-1955 में। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया था, तो उसी समय पे, ये कब आया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1956 में। 1956 में जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया था, और जब स्टेटों को बांटा गया था, 14 स्टेट्स बनी थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, तो उसी समय पे एक संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 350B। कौन से पार्ट में? पार्ट 17th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के पार्ट 17th में एक आर्टिकल ऐड किया गया 350B, जिसमें बोला गया कि एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर होना चाहिए, यानी एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए काम करे। तो क्या हुआ कि जब भाषा के आधार पर स्टेट बंट रहे थे, तो उस टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने बोला कि जब हम स्टेट्स को ऐसे बांट देंगे तो एक ऑफिसर भी होना चाहिए जो कि लैंग्वेज की जो माइनॉरिटीज़ है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए काम करे। उसके बाद क्या हुआ? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में। फाइनली स्टेट्स को बांट दिया गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये 7वां संशोधन था हमारे संविधान में। तो तब 14 स्टेट्स भी बना दी गई, 6 यूनियन टेरिटरी भी बना दी गई। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ कर दी गई कि 350B आर्टिकल ऐड कर दिया गया, पार्ट 17th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला गया कि भारत में एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए होना चाहिए। तो अब क्या लिखा हुआ है पार्ट 350B में? ये अच्छे से देखिए। तो अब पार्ट 17th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350B में कौन कौन सी प्रोविजंस है, इसके बारे में देखिए। देयर शैल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो पहली बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है? देयर शैल बी का क्या मतलब होता है? शैल बी का मतलब होता है कि होना ही चाहिए। शैल बी या शुड बी, तो होना ही चाहिए। देयर शुड बी स्पेशल ऑफिसर, एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए। किसके लिए? फॉर
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी ऐसी माइनॉरिटीज जो कि भाषा के आधार पर बनी हुई है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और उसको कौन अपॉइंट करेगा? क्या इसके बारे में भी कुछ लिखा है? बिल्कुल लिखा है, इट इज टू बी अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा इसको? इट इज टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करेंगे। तो देयर शुड बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए, आर्टिकल 350 बोलता है। ठीक है, कब ऐड किया गया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। तो एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा? इट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति जो है वो इनको क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट आता है, ओके, नेक्स्ट आता है कि अब क्या ड्यूटी होगी? तो इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर। अब ऑफिसर की क्या ड्यूटी होगी? टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो भी मैटर्स होंगे उनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, वो जो ड्यूटी होगी वो किसको सौंपी गई है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके रिलेटेड जितने भी काम हैं, उनके जितने भी ग्रीवियंसेस हैं, उनकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी उनके रिलेटेड जो केसेस की, वो किसने करनी है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ने ही करनी है। उसके साथ साथ ये लिखा है कि ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, ये अपना जो काम करेगा उसकी जो रिपोर्ट है वो किसको देगा? वो अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगा? विल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को वो अपनी रिपोर्ट देगा कि उसने क्या क्या काम किया है, और वो कब देगा वो भी कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। सो इसमें आता है तो इट विल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, कब रिपोर्ट करेगा? एट सच इंटरवल्स एज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। तो कहने का मतलब कि वो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उस ऑफिसर ने क्या क्या काम किया है उसकी जो सारी की सारी रिपोर्ट है वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। जब भी प्रेसिडेंट मांगेगा, तो जब भी प्रेसिडेंट उस ऑफिसर से रिपोर्ट मांगेगा तो वो जो ऑफिसर होगा वो रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। और फाइनल जो मतलब रिपोर्ट नहीं देगा, एक्चुअल में जो उसने हाँ काम किया है उसके बारे में रिपोर्ट वो देता रहेगा रिपोर्ट। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट होगी प्रेसिडेंट को जो उसने दी होगी, तो वो प्रेसिडेंट आगे उस रिपोर्ट का क्या करेगा? प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को आगे किसको देगा? किसको देता होता है प्रेसिडेंट? पार्लियामेंट को देगा। और देखिए माइनॉरिटीज रहती कहाँ पे है? स्टेट्स में रहती हैं, है ना। ये जो लैंग्वेज भाषा के आधार पर बोलने वाले जो लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं? जो माइनॉरिटीज हैं वो कहाँ पे रहती हैं? स्टेट्स में ही रहती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेट की जो सरकारें हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। ऑब्वियस सी बात है, क्वाइट ऑब्वियस। तो इसका मतलब अगर इसमें किसी भी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है तो जो प्रेसिडेंट है वो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के आगे तो रखेगा ही रखेगा। इसके अलावा अगर उसको लगता है कि कोई स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है तो वो क्या करेगा? उस स्टेट को वो रिपोर्ट दे देगा। स्टेट के किसको देगा? गवर्नर को। और जो गवर्नर होगा वो आगे किसको देगा? उस स्टेट के लेजिस्लेचर को। और ये सारी की सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं? आर्टिकल 350B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 350B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि देयर शुड बी एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होना चाहिए। उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा।
ये उसकी ड्यूटी होगी कि उसको माइनॉरिटीज़ के जो वेलफेयर है उसके लिए काम करना है, उस जो मैटर्स उससे रिलेटेड है उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसके अलावा वो अपनी जो रिपोर्ट है वो समय समय पर जब जब प्रेसिडेंट चाहेगा उसको देता रहेगा कि मैंने क्या क्या काम किया है। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो रिपोर्ट का क्या करेगा, पार्लियामेंट को दे देगा। अगर कोई स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है तो स्टेट के गवर्नर को दे देगा, और वो जो गवर्नर होगा वो आगे किसको दे देगा, अपनी स्टेट की लेजिस्लेचर को दे देगा। तो आई होप आपको यहां तक सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ओके तो ये तो था आर्टिकल 350 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशंस, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ऑफिसर बनने के लिए, कितने समय के लिए वो ऑफिसर बनता है, वो ऑफिसर बन गया तो उसको क्या क्या सैलरीज देनी है, क्या क्या उसको अलाउंसेस देनी है, क्या क्या कंडीशंस होंगी उसकी सर्विस की, ऑफिसर बनना है तो कौन कौन सी कंडीशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीजें हम करते हैं। तो ये एक संवैधानिक बॉडी है, इसका जिक्र संविधान में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। स्टिल इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी होने के बावजूद भी इस चीज का कहीं भी जिक्र नहीं है, ये कुछ भी नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान में ना ही तो ये बताया गया है कि इस ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये ऑफिसर कितने समय के लिए रहेगा, क्या सैलरीज हैं, क्या अलाउंसेस होंगी, क्या कंडीशन फॉर सर्विसेज होगी, या फिर रिमूवल प्रोसेस, ये भी नहीं बताया गया कि अगर इसको रिमूव किया जाएगा, ये रिमूवल होगा इसका तो किस प्रकार से होगा। इस चीज़ के बारे में कोई भी जिक्र संविधान में नहीं है। सिर्फ उतना ही था जितना मैंने आपको बता दिया 350B आर्टिकल में कि अपॉइंट कौन करेगा, रिपोर्ट किसको करेगा और कब कब रिपोर्ट करेगा, किसके कहने पे ये अपनी रिपोर्ट करेगा। अब देखिए इसी में एक बात आती है, मैंने आपको बोला कि ये जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक अफेयर्स माइनॉरिटीज़ है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ, कम्स अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। तो ऐसा मंत्रालय जो कि माइनॉरिटी लोगों के लिए काम करता है, ठीक है, उसके अंडर आता है हमारा जो स्पेशल ऑफिसर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ऐसा ऑफिसर जो कि माइनॉरिटीज के लिए काम करता है वो कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, वही मंत्रालय के अधीन आता है जो कि मिनिस्ट्री अफेयर्स माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए काम करता है, माइनॉरिटी के लिए काम करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि जो हमारा ये ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। बट ये सीधा सीधा अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को नहीं देता, ये किसी के थ्रू देता है। और किसके थ्रू देता है, किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर एक मंत्रालय है, उसके अंडर आता है ये। तो ये सीधा अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को नहीं देगा, किसको देगा, ये अपनी रिपोर्ट देगा यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है ये, तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। तो जो हमारा ऑफिसर होगा ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, और ये मिनिस्टर आगे रिपोर्ट किसको करेगा, प्रेसिडेंट को करेगा। यानी ये चीज सीधी
नहीं होती। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये भी एक तरह की ही एक्सेप्शन है। तो जो ऑफिशियल ऑफिसर होता है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, बट किसके थ्रू देता है, किसके थ्रू देता है, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, ऐसा मंत्री जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए काम करता है, उसके थ्रू ये अपनी रिपोर्ट देता है, किसको, प्रेसिडेंट को ही देता है। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे। अब ये जो ऑफिस क्रिएट किया गया था, मैंने आपको बोला था कि 1956 का एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बाद ये सोचा गया था कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस एक्ट के बाद जब ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था तब ये इसके लिए प्रोविजंस आई थी। बट अब ये बना कब था, ये बना था 1957 में, ये जो ऑफिस है वो क्रिएट किया गया था। तो ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वॉज क्रिएटेड। ठीक है, या केम इनटू एग्जिस्टेंस आप बोल सकते हो कि 1956 में एक्ट आया था और ये जो ऑफिस क्रिएट हुआ था, ये ऑफिस कब क्रिएट हुआ था, 1957 में। एक्ट आने के अगले ही साल बाद ये जो ऑफिसर थे इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसको अच्छे से आप दिमाग में रखना है। तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, अब हेडक्वार्टर्स है एक जगह पे, उसके अलावा 3 रीजनल ऑफिसेज हैं इनके पूरे भारत में। तो वो कहाँ कहाँ पे हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल नहीं, तो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है वहाँ पे इनके हेडक्वार्टर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर के। ठीक है, इसके अलावा इनके 3 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, 3 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों रीजनल ऑफिसेज कहाँ पे हैं, एक है बेलगाम, कहाँ पे है बेलगाम, कर्नाटका में। तो एक है बेलगाम कर्नाटका, दूसरा आता है चेन्नई, कहाँ पे, तमिलनाडु, और जो थर्ड है वो कहाँ पे आता है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो क्या है, इसके एक हेडक्वार्टर्स है जो कि इलाहाबाद यूपी में है, और 3 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कहाँ पे हैं, एक बेलगाम कर्नाटका में है, एक चेन्नई तमिलनाडु में है, और तीसरा कहाँ पे है, कोलकाता में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनको हेड कर रहे हैं, इन ऑफिसेस को हेड कौन करता है, यानी इन ऑफिसेस को संभालता कौन है, तो वो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स। असिस्टेंट कमिश्नर्स। ठीक है, तो अगर आप हेडक्वार्टर की बात करते हो तो हेडक्वार्टर में एक तो होते हैं हमारा यही ऑफिसर, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं, एक तो यही होते हैं, मेन जो कमिश्नर है। बाकी इनको असिस्ट करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए कुछ डेप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं, और इनको भी असिस्ट करने के लिए आगे कौन से होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स। तो हेडक्वार्टर में यानी इलाहाबाद में एक तो मेन ऑफिसर होते हैं, प्लस उसके साथ साथ कुछ डेप्यूटी कमिश्नर्स होती हैं, और उनको असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं। अब देखिए, ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती हैं ये कहाँ पे रहती हैं, स्टेट्स में रहती हैं। बहुत सारी स्टेट, ऑलमोस्ट बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जहाँ पे ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर तो सेंट्रल लेवल का ऑफिसर है, बट इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इसकी इंटरेक्शन है, वो स्टेट्स के साथ भी अच्छी होनी चाहिए, है ना,
क्योंकि अगर वो स्टेट के साथ इनके इंटरेक्शन होगी तो उस स्टेट में रहने वाले जो माइनॉरिटी ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले लोग हैं तो उनके बारे में इसको नॉलेज रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उनके साथ इंटरेक्शन रखने के लिए क्या करते हैं, अपने ऑफिस में से कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। मान लो अपने ही ऑफिस में से कुछ ऑफिसर को इन्होंने उड़ीसा में भेज दिया, किसी को एमपी में भेज दिया, महाराष्ट्र में, तो वो ऑफिसर उनको वहाँ की जानकारी देते रहेंगे, यानी वो इंटरेक्ट करते रहेंगे उन स्टेट से। तो ऐसे ऑफिसर्स को क्या बोला जाता है, नोडल ऑफिसर्स बोला जाता है। तो कितने ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे, अच्छे से इनको देखना एक बार। ओके, तो कितने ऑफिसर्स होते हैं, एक तो होते हैं हमारे यही मेन ऑफिसर होते हैं, प्लस इनके साथ साथ कुछ डेप्यूटी असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं जो इनके असिस्ट करते हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ कुछ असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, और यही असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं जिनमें से कुछ जाके क्या करते हैं, जो रीजनल ऑफिसेज हैं उनको हेड करते हैं, ठीक है। जो रीजनल ऑफिसेज अभी हमने 3 जगह पर पढ़े, एक तो कोलकाता में, एक कहाँ पे, चेन्नई में, और दूसरा बेलगाम में। और उसके साथ साथ कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं, और ये नोडल ऑफिसर्स कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ये ऑफिसर्स काम करते हैं स्टेट्स में। तो स्टेट्स की और इनकी इंटरेक्शन के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो कौन से ऑफिसर्स होते हैं, नोडल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक समझ आ गया होगा आई थिंक। तो यहीं तक वैसे तो मेन था। अब इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं कुछ, कि क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इसमें अगर फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन ऑब्वियस सी बात है कि इनका माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड ही फंक्शंस होते हैं। कैसे, जैसे कि मान लो कोई सरकार ने ऐसी स्कीम चलाई है जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए चली है, उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, यानी नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी स्कीम, ठीक है, कोई भी स्कीम चलाई है उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो ड्यू टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट स्कीम जो भी ग्रीवियंसेस अराइज होते हैं, तो उनके बारे में पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन किसने करनी होती है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी ग्रीवियंसेस अराइजिंग आउट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, यानी ऐसे ग्रीवियंसेस जो अराइज हो रहे हैं किसकी वजह से, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, तो उनकी अगर इन्वेस्टिगेशन करनी हो कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ क्या करना, वे आउट्स भी निकाल के देना, उसके तरीके, उसके सॉल्यूशंस भी देना, ठीक है, सॉल्यूशंस और वे आउट देना, ये सारा काम किसका होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर का होता है, कि वो देखे कि वो स्कीम्स है जो उनके लिए क्यों लगी हैं और क्यों उनको इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही, और आगे इसका क्या वे आउट हो सकता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को या किसी को भी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएं जो कि क्या करें, ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके वेलफेयर को बढ़ाएं, ठीक है। यानी आप ऐसे प्रोग्राम्स लेके आओ जिसमें जो स्पेशल हेल्प हो सके, किनकी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की, इनकी अपलिफ्टमेंट हो सके, इसके लिए ये गवर्नमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस भी करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम भी दिया हुआ है, यानी कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 10 पॉइंट का प्रोग्राम दिया हुआ है सरकार को कि अगर आप कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम लेके आते हो, तो आप अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ लेके आ रहे हो तो आप इन 10 पॉइंट्स को बड़े ही ध्यान में रखना और फिर ही उनके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आना, ठीक है। बाकी इनका और क्या काम होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की डेवलपमेंट करना, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, प्लस उनके जो राइट्स होंगे उसके लिए क्या करना, प्रोटेक्शन करना।
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, तो उनके जो हक हैं उनको प्रोटेक्ट करना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, वेलफेयर करना, उनकी डेवलपमेंट करना। जो भी उन्होंने काम किया है शुरू से लेके एंड तक पूरे अपने टाइम में, तो उस चीज़ को उन्होंने क्या करना होता है, रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट देयर वर्क टू किसको, प्रेसिडेंट को। और क्या सीधा सीधा ही अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे देते हैं? नहीं, किसके थ्रू देते हैं? थ्रू यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। तो इनके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी जो रिपोर्ट है वो दे देते हैं। ठीक है, बाकी और इनका क्या काम होता है कि अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की कोई भी मैटर आता है, कोई भी केस आता है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी इन्होंने ही करनी होती है। टू इन्वेस्टिगेट मैटर्स रिलेटिंग टू माइनॉरिटी ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सो लैंग्वेज के बेस पर अगर कोई भी मैटर आता है और उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो भी किसने करना है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जो इन्होंने काम किया है उसको किसको देना है? प्रेसिडेंट को, थ्रू यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। डेवलपमेंट करनी है, वेलफेयर करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स करनी है, किसकी करनी है? माइनॉरिटीज़ की। 10 पॉइंट प्रोग्राम दिया हुआ है जिसके आधार पर उन्होंने क्या करना है, कोई भी वेलफेयर स्कीम्स है जो वो लेके आनी है। उसके अलावा कोई भी ग्रीवियंसीज अगर होती हैं आउट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स, तो उनका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना है और उसके सल्यूशंस भी देने हैं, और उसके साथ साथ उसके वे आउट्स भी स्पेसिफाई करने हैं कि किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। दूसरी बात, और ये क्या करते हैं, ओके, इसके साथ साथ मान लीजिए कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना है। ठीक है, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना है, यानी किसके लिए? अवेयरनेस के लिए, कि उन लोगों को अवेयर किया जाए कि आप किस प्रकार से उनके लिए काम कर सकते हैं। कोई कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाना हो, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाना हो, देन मीटिंग्स हो, या जो भी काम माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी काम किया जा रहा है उस चीज़ का अगर रिव्यू करना हो कि काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस हो, सेमिनार्स हो, मीटिंग्स हो, तो ये सब भी अरेंज करवाई जाती हैं। किसके, कौन अरेंज करवाता है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि ये ऑफिसर के मेनली काम क्या होते हैं। जैसे हमने नेशनल कमीशन पढ़ा था फॉर एससी, तो उनका क्या काम था कि वो वेलफेयर के लिए काम करते थे, डेवलपमेंट के लिए काम करते थे, किनकी? एससीज़ के लिए। उसी प्रकार से जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर एसटी है वो किनके लिए काम करेंगे? एसटी के लिए। नेशनल कमीशन फॉर बीसी है वो किसके लिए काम करेंगे? बीसी के लिए। तो उसी प्रकार से ये जो ऑफिसर्स हैं ये किसके लिए काम करते हैं? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी मानी जाती है हमारे इंडिया में, इसीलिए इनके जो ऑफिसर हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, क्योंकि भाषा हमारे भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो लैंग्वेजेस को हम क्या करते हैं, कल्चर को, लैंग्वेजेस को हम काफ़ी तवज्जो देते हैं हमारे भारत में। तो अगर कोई ऐसी माइनॉरिटीज़ क्रिएट होती हैं जो कि धर्म के आधार पर होती हैं, जो कि भाषा के आधार पर होती हैं, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इसलिए ऐसी माइनॉरिटीज़ को प्रिजर्व करके रखने का मतलब है कि हमारे भारत के कल्चर को प्रिजर्व करके रखना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको अच्छे से प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनके ऊपर हम अलग से ऑफिसर्स लगाते हैं। तो उन ऑफिसर्स के बारे में पढ़ने में तो इतना कुछ खास होता नहीं है, हमें पता ही है इनके क्या फंक्शन होते होंगे, बट स्टिल इनके बारे में हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मेन क्वेश्चन आपको यही आ सकता है कि ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जब ये बने थे। ठीक है, इसके अलावा इनके मेन ऑफिसर्स ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स उनको हेड करते हैं। ठीक है, अगर ये रिपोर्ट देते हैं तो प्रेसिडेंट को देते हैं, किसके थ्रू देते हैं। बस इतने ही मेन क्वेश्चंस आपको बनते हैं, इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं बनता, छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।